जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन मोशन पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा देश भूटान, जिसकी आबादी सिर्फ 8 लाख से थोड़ी ज्यादा है, वो कैसे बन गया दक्षिण एशिया का हाइड्रो पावर कैपिटल? और ये कैसे हुआ कि भूटान की नदियां सिर्फ उसकी नहीं रही, बल्कि अब भारत की ऊर्जा शक्ति का हिस्सा बन चुकी है? दोस्तों, ये कहानी है दो देशों की दोस्ती की, जो हिमालय की चोटियों जितनी मजबूत है और उन नदियों जितनी गहरी है जो सीमाओं को नहीं मानती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 से 12 नवंबर 2025 को भूटान की यात्रा पर जा रहे हैं। यह कोई सामान्य विदेश यात्रा नहीं, बल्कि भारत और भूटान के रिश्ते की नई परिभाषा है। इस यात्रा में मोदी जी उद्घाटन करेंगे पुनात सांगचू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का, जो आने वाले वर्षों में भारत और भूटान दोनों की ऊर्जा नीतियों की रीढ़ बनेगा। लेकिन यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात नहीं है, ये उस रिश्ते की बात है जो दशकों से विश्वास, सहयोग और सम्मान पर टिका हुआ है। भूटान भारत का सबसे करीबी पड़ोसी है, जहां ना तो सीमाई तनाव है, ना व्यापारिक दुश्मनी, बस भरोसा, साझेदारी और सांस्कृतिक जुड़ाव है। और यही कारण है कि भारत और भूटान का रिश्ता आज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की सबसे सफल मिसाल है। पीएम मोदी की यह यात्रा भारत की ऊर्जा नीति से लेकर जियोपॉलिटिक्स तक हर पहलू को छूती है। तो आज हम विस्तार से समझेंगे कि इस यात्रा का मतलब क्या है, भारत भूटान के संबंधों की ऐतिहासिक जड़ें कहां से शुरू हुई है, और यह दोस्ती आने वाले दशकों में दक्षिण एशिया का चेहरा कैसे बदल सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो का इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, भारत और भूटान के रिश्तों की शुरुआत आज से नहीं, बल्कि स्वतंत्रता के शुरुआती दिनों से हुई थी। साल था 1949। भारत ने अभी अभी आजादी पाई थी और भूटान के साथ साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड भूटान। इस समझौते ने दोनों देशों के बीच भरोसे की नींव रखी। भारत ने वादा किया कि वो भूटान की संप्रभुता का सम्मान करेगा और भूटान ने भारत को अपने गाइडिंग पार्टनर के रूप में देखा। लेकिन यह रिश्ता सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहा। भारत ने भूटान को विकास का साथी बनाया, ना कि डिपेंडेंसी का शिकार। 1950 से 60 के दशक में जब भूटान बाकी दुनिया से लगभग कट चुका था, भारत ने वहां सड़कें, स्कूल, अस्पताल और सबसे अहम बिजली परियोजनाएं बनानी शुरू की। भारत ने भूटान को कभी उपदेश नहीं दिया, बल्कि साथ खड़े होकर मदद की। इसी भरोसे ने दोनों के रिश्ते को इतना मजबूत बनाया कि आज तक किसी भी सरकार, किसी भी दौर या कोई भी राजनीतिक बदलाव इसे हिला नहीं पाया। फिर आया साल 2007, जब पुराना 1949 का समझौता आधुनिक रूप में बदला गया। अब भूटान को मिली विदेश नीति की पूरी स्वतंत्रता, जिससे भारत और भूटान का सहयोग और मजबूत हुआ। यही वजह है कि भूटान को आज भारत का ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहा जाता है। वो ना तो चीन के दबाव में झुका, ना ही किसी ब्लॉक की तरफ गया। आज भूटान दक्षिण एशिया में भारत की नेबरहुड डिप्लोमेसी का चमकता उदाहरण है, जहां पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश जैसे पड़ोसी कभी ना कभी भारत से असहमति जताते रहते हैं, लेकिन वहीं भूटान ने हमेशा कहा, भारत हमारे विकास का साथी है, ना कि दाता है। प्रधानमंत्री मोदी भी भूटान को एक मित्र और परिवार की तरह देखते हैं। उनकी यह यात्रा सिर्फ बिजली प्रोजेक्ट का उद्घाटन नहीं, बल्कि उस भरोसे की फिर से पुष्टि है जो 75 साल पहले शुरू हुई थी।
और आज भी उतनी ही जीवित है। अब सवाल यह है कि आखिर ये पुनात सांगचू प्रोजेक्ट क्या है, कैसे बना और क्यों कहा जा रहा है कि यह भूटान की अर्थव्यवस्था और भारत की ऊर्जा नीति दोनों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। दोस्तों, जब भी आप भूटान की पहाड़ियों में जाते हैं तो आपको हर जगह एक चीज सुनाई देती है, नदियों की गूंजती आवाज। वो आवाज सिर्फ पानी की नहीं होती, वो आवाज होती है ऊर्जा की, वो आवाज होती है एक छोटे देश की आर्थिक धड़कन की। और इन्हीं नदियों की ताकत पर खड़ा है भूटान का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पुनात सांगचू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट भूटान की पुनात सांगचू रिवर पर बनाया गया है, जो हिमालय के दक्षिणी हिस्से से निकलती है और वांगट्यू घाटी से होकर बहती है। अब सुनिए इसकी ताकत क्या है। इसकी कुल क्षमता है 1020 मेगावाट, जो लगभग 12,000 करोड़ रुपए के लागत से बनी है। इसे भारत और भूटान की संयुक्त एजेंसी पुनात सांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अथॉरिटी ने बनाया है। भारत ने इस प्रोजेक्ट में 70% ऋण दिया है और 30% अनुदान दिया है। अब बात करें इसके बिजली वितरण की, तो इसका 80% हिस्सा भारत खरीदेगा और 20% भूटान घरेलू उपयोग में लेगा। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट बनाना आसान नहीं था। पुनात सांगचू 2 की शुरुआत 2010 में हुई थी और तय था कि 2017 तक चालू हो जाएगा। लेकिन फिर सामने आई बड़ी बड़ी चुनौतियां। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक के झटकों से सिक्योरिटी वाल को नुकसान और बारिश के मौसम में निर्माण में बार बार रुकावटें। एक समय तो यह डर था कि प्रोजेक्ट शायद कभी पूरा ही ना हो पाए, लेकिन भारत और भूटान दोनों ने तय किया कि इस बार रुकना नहीं है। भारत ने टेक्नोलॉजी सहायता बढ़ाई, भूटान ने प्रशासनिक सहयोग बढ़ाया और आखिरकार 2025 में पुनात सांगचू 2 पूरी तरह तैयार हो गया। पीएम मोदी और भूटान के राजा इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इससे अब भूटान हर साल लगभग 4 बिलियन यूनिट बिजली बनाएगा, जिसमें से ज्यादातर भारत को एक्सपोर्ट होगी। भूटान की सरकार को हर साल अरबों रुपए का राजस्व मिलेगा और भारत को क्लीन एनर्जी की एक स्थिर सप्लाई। अब जरा समझिए, भूटान की नदियां ऊर्जा के बैंक जैसी है। अगर तेल मिडिल ईस्ट की ताकत है, तो भूटान की नदियां उसके हाइड्रो पावर तेल हैं। और भारत, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती ऊर्जा अर्थव्यवस्था है, उसके लिए यह हाइड्रो पावर एक अस्थायी, सस्ता और साफ विकल्प है। भारत का लक्ष्य है 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन हासिल करे और भूटान उसकी उस राह में एक ग्रीन एलाई है। पुनात सांगचू 2 से बिजली सिर्फ टरबाइन नहीं चलाती, वो चलाती है भूटान की अर्थव्यवस्था। सोचिए, एक छोटा सा देश जिसकी कुल आबादी दिल्ली के एक मोहल्ले से भी कम है, वो हर साल भारत को हजारों करोड़ रुपए की बिजली बेच रहा है। भूटान का जीडीपी लगभग $3 बिलियन है और सिर्फ इस प्रोजेक्ट से उसे 10 से 12% एक्स्ट्रा आर्थिक लाभ मिलेगा। यानी यह डैम भूटान के लिए एटीएम मशीन जैसा है, जो हर साल राजस्व देता रहेगा और देश के विकास में पैसा डालता रहेगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुनात सांगचू 2 सिर्फ एक इंजीनियरिंग चमत्कार नहीं है, यह एक जियोपॉलिटिकल सिंबल भी है। भारत और भूटान की साझेदारी इस प्रोजेक्ट के लिए यह संदेश देती है कि विकास और कूटनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि भूटान ने दुनिया को दिखा दिया कि बिना कोयले, बिना प्रदूषण, सिर्फ नदियों की ताकत से भी एक देश अपनी अर्थव्यवस्था चला सकता है। भारत ने भी दिखाया कि वो सिर्फ एक सुपर पावर नहीं, बल्कि अपने पड़ोसियों का डेवलपमेंट पार्टनर भी है। तो अब सवाल यह है कि क्या हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी के जरिए भारत और भूटान सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं या पूरा दक्षिण एशिया बदलने वाला है? और क्यों यह दौरा मोदी सरकार की विदेश नीति में एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है? दोस्तों, अब बात करते हैं उस पहलू की जो इस पूरी यात्रा का असली दिल है,
इसका असर भूटान की अर्थव्यवस्था पर, भारत की रणनीति पर और पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर पड़ेगा। अगर हम भूटान की अर्थव्यवस्था को समझना चाहें तो एक लाइन में कह सकते हैं, हाइड्रो पावर इज द बैकबोन ऑफ भूटान इकोनॉमी। देखिए, भूटान का जीडीपी करीब $3 बिलियन है, लेकिन अकेला हाइड्रो पावर सेक्टर उसके जीडीपी का 25 से 30% हिस्सा देता है। भूटान हर साल अपनी बनी बिजली का 60% हिस्सा भारत को एक्सपोर्ट करता है। अब जरा सोचिए, पुनात सांगचू 2 के शुरू होने से भूटान की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 40% तक बढ़ गई है। मतलब सीधा सीधा ज्यादा बिजली, ज्यादा निर्यात, ज्यादा कमाई। अगले 5 सालों में भूटान की बिजली से होने वाली कमाई करीब 10,000 करोड़ रुपए तक सालाना पहुंच सकती है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। भूटान की सबसे बड़ी चुनौती है बाहरी कर्ज। भूटान के कुल विदेशी कर्ज का लगभग 70% हिस्सा हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। यानी भूटान ने जितना विकास किया है उसका बोझ भी उसी सेक्टर में आया है। कई बार बारिश, भूस्खलन या तकनीकी देरी प्रोजेक्ट को 2 से 3 साल पीछे ढकेल देते हैं और ब्याज बढ़ता जाता है। लेकिन भारत की मदद से भूटान इन प्रोजेक्ट्स को रीफाइनेंस करता है और यही साझेदारी उसे आर्थिक रूप से खड़ा रखती है। अब बात करते हैं उस पहलू की जो इस प्रोजेक्ट को सिर्फ विकास नहीं बल्कि रणनीति बनाता है। भूटान एक छोटा सा शांत देश है, लेकिन उसका स्थान बेहद स्ट्रेटेजिक है। वो भारत और चीन के बीच स्थित है। उत्तर में चीन की सीमा है, दक्षिण में भारत का असम और पश्चिम बंगाल इलाका। यानी भूटान भारत की ईस्टर्न सिक्योरिटी चेन का एक अहम हिस्सा है। 2017 का डोकलाम संकट याद है ना, जब चीन ने भूटान के क्षेत्र में सड़क बनाने की कोशिश की थी, तब भारत और भूटान ने मिलकर चीन को रोक दिया था। यही वो पल था जब भूटान ने दुनिया को दिखा दिया कि वो सिर्फ भारत का मित्र नहीं बल्कि सुरक्षा सहयोगी है। अब सोचिए, अगर चीन अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के जरिए भूटान तक पहुंचने की कोशिश करे तो भारत के लिए क्या चुनौती होगी। इसीलिए भारत ने हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी को अपना सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर टूल बनाया है। भारत भूटान में प्रोजेक्ट बनाता है, अपनी तकनीक देता है, फंडिंग करता है और फिर उसी बिजली को खरीदकर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को जोड़ देता है। यानी पावर प्रोजेक्ट आर नॉट जस्ट अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर अबाउट इन्फ्लुएंस। इस दौरे से भारत ने साफ संदेश दिया है कि चीन क्या है, कितनी भी आर्थिक पहल करे, भारत अपने पड़ोसियों के साथ भरोसे के रिश्ते बना रखा है, ना कि सिर्फ पैसे के रिश्ते। और यही फर्क है कूटनीति और कर्ज नीति में। भूटान की एक और खासियत है, वो दुनिया का एकमात्र कार्बन निगेटिव कंट्री है। मतलब वो जितना कार्बन उत्सर्जन करता है उससे ज्यादा वातावरण सोख सकता है। उसके संविधान में भी लिखा है, कम से कम 60% भूमि हमेशा जंगल बनी रहनी चाहिए। और यही वजह है कि हाइड्रो पावर वहां पर्यावरण का दुश्मन नहीं बल्कि मित्र है। अब भारत और भूटान मिलकर ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, क्रॉस बॉर्डर ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन पर काम कर रहे हैं। यानी एक तरफ बिजली, दूसरी तरफ पर्यावरण संरक्षण, और दोनों को जोड़ता है विश्वास। यही भारत भूटान मॉडल की खास बात है, विकास बिना विनाश के। एक तरफ चीन का मॉडल है तेज विकास लेकिन पर्यावरण की कीमत पर, दूसरी तरफ भारत भूटान का मॉडल है धीमा लेकिन टिकाऊ विकास। यह वही सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है जो दुनिया को बताती है कि साउथ एशिया सिर्फ संघर्ष की नहीं, सहयोग की भी भूमि है। भूटान की नदियों से बहती ये ऊर्जा सिर्फ टरबाइन नहीं घुमा रही बल्कि दो देशों में दोस्ती की रोशनी फैला रही है। और यही है हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी की असली ताकत। दोस्तों, जब कोई देश अपनी पड़ोसी से सिर्फ सीमा नहीं बल्कि साझा सपना बांटता है तो वो रिश्ता राजनीति से ऊपर उठ जाता है। भारत और भूटान का रिश्ता ठीक वैसा ही है और प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा उसी रिश्ते का नया अध्याय है।
भविष्य में भारत भूटान का सहयोग सिर्फ बिजली तक सीमित नहीं रहेगा। अब यह कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप बन चुका है, जिसमें शामिल है डिजिटल भूटान इनिशिएटिव, स्पेस कोऑपरेशन, एजुकेशन एंड स्किल, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, नई सड़कें, पुल और ऊर्जा ट्रांसमिशन लाइन, पुनाक सांगजू 2 के बाद पुनाक सांगजू 1 और कोलोंगचू जैसे प्रोजेक्ट्स लाइन में है। इनसे भूटान की हाइड्रो क्षमता 5000 मेगावाट से भी ऊपर जाएगी। भूटान दक्षिण एशिया का ग्रीन पावर हब बनेगा और भारत उसकी ऊर्जा का सबसे बड़ा ग्राहक और साझेदार रहेगा। भारत अब भूटान से बिजली लेकर बांग्लादेश और नेपाल तक साउथ एशिया पावर ग्रिड बनाने की योजना पर काम कर रहा है। यानी भविष्य में बिजली सीमाएं नहीं मानेंगी, वो क्षेत्रीय एकता का प्रतीक बनेंगी और यह होगा पावर ऑफ पीस का मॉडल। दोस्तों, मोदी जी के इस यात्रा का एक बड़ा संदेश यह भी है कि भारत अब दक्षिण एशिया में स्थिरता का केंद्र बन चुका है। जहां चीन अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए कर्ज और प्रभाव की राजनीति करता है, वहीं भारत साझेदारी और भरोसे की राजनीति करता है। भूटान की जनता भारत को सिर्फ पावर सप्लायर नहीं मानती, बल्कि एक पावरफुल फ्रेंड मानती है, जो मदद करता है लेकिन शर्तें नहीं लगाता। और यही फर्क है भारत के विकास मॉडल में। यह दौरा भूटान के लोगों को यह भरोसा देता है कि भारत हमेशा उनके साथ है, चाहे बात विकास की हो या सुरक्षा की। इस यात्रा से जो पॉलिटिकल ऑप्टिक्स बना है वो यह है कि भारत अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि काम में दिखा रहा है। भारत और भूटान दो देश, दो झंडे, लेकिन एक ही विश्वास। विकास बिना संघर्ष, ऊर्जा बिना प्रदूषण और दोस्ती बिना शर्त। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत की हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी भविष्य में दक्षिण एशिया का चेहरा बदल देगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर यह कहानी आपको समझदार लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही जियोपॉलिटिकल विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।